दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज ईवीएस पेडागॉजी की ये क्लास है। अगर आप इसके पहले की क्लासेस न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें, ताकि आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले ये बात कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज़ाना की क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें 42 क्वेश्चन के पहले सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसको हम प्लेलिस्ट में क्लास वाइज उसको हम सेव कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। यानी निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा जो शिक्षक जो है स्वच्छता अभियान चला सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है प्रदत्त कार्य, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट परियोजना कार्य और चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक कार्य। तो इसमें किसके द्वारा जो है एक शिक्षक स्वच्छता अभियान चला सकता है, इसको हमको छांटना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रोजेक्ट कार्य या परियोजना कार्य के द्वारा एक शिक्षक जो है स्वच्छता अभियान चला सकता है। प्रोजेक्ट कार्य सभी बच्चों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्वच्छता के बारे में दे दिया जाएगा और बच्चे अपने घर पे जाएंगे, उसके बारे में अवलोकन करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके विद्यालय में लाएंगे। तो सबसे अच्छा ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ईवीएस कक्षा में एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो स्वच्छता अभियान जो है प्रोजेक्ट परियोजना के द्वारा शिक्षक चला सकता है। तो हमारा 42वां का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद 43वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस की एक कक्षा में या ईवीएस की कक्षा को एक सुखगवार या खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस कक्षा में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? यानी ईवीएस की कक्षा है एक उसको यह खुशगवार कक्षा होना चाहिए, यानी ईवीएस की कक्षा जो है खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। फिर दूसरा है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। या तीसरा सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। चौथा शिक्षक कक्षा में खुशी रहती है, शिक्षक कक्षा में खुश रहती है, शिक्षिका होगा खुश रहती है उसका, और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन कह रहा है ईवीएस की एक कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन? सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को भी रेखांकित करें। यानी उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे जो है उस संबंध में पाठ्य पुस्तक पढ़ें और उसमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपको वर्ड दिख रहे हैं उसको उसके नीचे क्या करें, बेहतर समझ के लिए पाठ्य पुस्तक को रेखांकित करें, यानी अंडरलाइन कर लें, तो उसमें बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारा 43 का ऑप्शन हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये कह रहा था ईवीएस की एक कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इस संदर्भ में जो है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य पुस्तक को रेखांकित करें। तो 43 का ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा है कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? यानी कौन सा क्रियाकलाप जो छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा किसके संबंध में? मानचित्रण के संबंध में आपको आंसर बताना है। तो 44 का पहला ऑप्शन दिया है उनसे अपने घर का रेखांकित चित्र बनाने के लिए कहना, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखांकित चित्र बनाने के लिए कहना, या उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना। ये चौथा ऑप्शन दिया गया है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए कहना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कह रहा है कक्षा 3 के विषय में मानचित्र के अंतर्गत
कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। सबसे उपयुक्त ये होगा जिस क्लासरूम में छात्र बैठे हैं उसी क्लासरूम का जब चित्र बनाएंगे तो वो अच्छे से अवलोकन करेंगे और अच्छे तरीके से उस चित्र को बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको आंखों के सामने वो रहेगा। तो क्या है, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो मानचित्र के अंतर्गत क्रियाकलाप जो होगा सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलेगा। क्योंकि दोस्तों ये सब इसके क्लासरूम में ये सब नहीं होता। क्लासरूम में जब बच्चे बैठे हैं तो वो घर परिवार पड़ोस का चित्र बनाने में उनको प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को दिक्कत होती है। तो जिस क्लास में बैठे हैं उन्हीं का चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो वो बच्चे देख देख बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा 44 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद 45 कह रहा है 45 कह रहा है कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है उसके प्रयास को सबसे अधिक स्पष्ट करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है खेलों से संबंधित नियम की साझा का विकास करना। दूसरा ऑप्शन खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास करना। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। या तीसरा ऑप्शन है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। या चौथा ऑप्शन है कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। तो इसमें 45 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 45 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का जो है विकास करेंगे। किसमें, तो उसको क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल खेलते हैं उसके अनुभव का साझा करने के लिए कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास से सबसे अधिक स्पष्ट करेगा, तो जो दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का जो विकास होगा वही उसको स्पष्ट करेगा। तो जैसे इसमें व्यक्तिगत रूप से जब बालक अपने अपने आंसर देंगे, साझा करेंगे, तो ये इसका विकास जो है अच्छे सुचारू रूप से होता है। तो 45 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 46 कह रहा है विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक अवतरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। या तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है शिक्षक निर्देश देता है तथा शिक्षार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। चौथा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी केंद्रित, क्या है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा कथन इस बात को प्रोत्साहित करता है या प्रस्तावित करता है। तो 46 का हमारा दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन सबसे ब्रॉड ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन। इसमें बालकों को सीखने, समझने और अन्वेषण करने की सारी क्रियाएं जो होती हैं इसी में सम्मिलित की गई हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती हैं कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रयत्नों की समझ विकसित करें। इतना चीज़ में दिया गया है। सबसे ब्रॉड और सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 का दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 47 का क्वेश्चन है। 47 यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, यानी यात्रा की कोई थीम बनाई गई है, ये मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। तो हमारा ऑप्शन है पहला ऑप्शन मुद्दों के आसपास बहस आयोजित किया जाता है या की जाती है या किया जाता है यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर
या विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर। तो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो सकते हैं? तो हमारा 47 का जो है ये चौथा ऑप्शन है। विद्यार्थियों को दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है उसको दिखाकर जब अवलोकन करवाएंगे तो बच्चे जो है आँख के द्वारा देखेंगे, कान के द्वारा सुनेंगे और अपने मस्तिष्क के द्वारा उस चीज़ का प्रोसेसिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो 47 का जो है हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है, यानी ईवीएस जो है पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि, यानी इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं हम। क्योंकि पहला ऑप्शन है वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं, या दूसरा वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, या तीसरा ऑप्शन है वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे क्या हो, जिससे हम परिचित हैं, हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। या चौथा ऑप्शन है वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र में आसान बनाते हैं। तो इसमें हमारा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में शामिल है। ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और जो वास्तविक घटनाएं होती हैं वो क्योंकि, तो इसमें ऑप्शन दिया गया सबसे, क्योंकि वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो हमारा 48 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें से हमको सारा चीज़ देखना है इसमें, क्योंकि ऑप्शन दिया गया हम ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो इसमें ऑप्शन हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या कह रहा है? ईवीएस पाठ्य पुस्तक में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और कविताएं, घटनाएं हैं। क्योंकि अभी इसमें से देखना है कौन सही है, कौन उपयुक्त है, कौन उपयुक्त नहीं है। तो इसमें देखिए, वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं, या वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, या वे हमें अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। यह चौथा कह रहा है वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बना सकते हैं। तो इसमें 48 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किसके माध्यम से? जो हमें पहला दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, कि केवल 3 सही है, कि केवल 2 सही है, कि केवल 4 सही है। तो इसमें हमारा 48 का जो है दूसरा ऑप्शन जो केवल 3 दिया है यही हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें तीसरे में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। तो इसमें किसके द्वारा? ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है, यानी ईवीएस जो है पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं हैं। क्योंकि क्या होता है? वो जो होता है वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, जो केवल 3 सही है। उसका 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49वां क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? कथा को, या चित्र पठन को, या स्वतंत्र वाद विवाद को, ये चौथा, या विवरण को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा हमारा चौथा, विवरण। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? जो विवरणात्मक प्रश्न होते हैं उसको कम किया जाना चाहिए। तो हमारा 49 का जो होता है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला पहला क्वेश्चन, इसमें नंबरिंग में दोस्तों आप नहीं जाइएगा क्योंकि ये चैप्टर वाइज लिए गए हैं। तो चैप्टर अगर पहला चैप्टर है तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ये मूल्यांकन अधिगम का आधारित जो थ्योरी सिलेबस में दिया गया है उसी के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम जो बीच बीच में जो थ्योरी का इंपॉर्टेंस होगा उसको हम बता देंगे, बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है उसको हमको पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है। या मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। या मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षणिक उद्देश्य से निकट
का संबंध होता है या उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो जो मूल्यांकन होता है दोस्तों, जैसे किसी चीज़ का मूल्यांकन करना है, बालकों का मूल्यांकन करना है कि वे कैसा अधिगम कर रहे हैं, तो जो मूल्यांकन होता है, केवल मूल्यांकन वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का होता है। शिक्षक का मूल्यांकन कैसे होता है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक अगर शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर बच्चों को अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो शिक्षक का भी मूल्यांकन हो जाता है कि शिक्षक जो है जो भी सामग्री पढ़ाता है वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आती है। और शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक कुछ पढ़ाया और वो ही शिक्षक जो है रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा उसी क्लास में 2-4 बच्चों से प्रश्न पूछ लिया, तो वो शिक्षार्थियों का भी मूल्यांकन होता है। तो पहला हमारा 100% ऑप्शन सही है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान भी होता है, ये भी सही बात है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये भी बात सही है। जिसका शैक्षिक उद्देश्य निकट का संबंध होता है, ये भी बात सही है। तो हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो हमारा पहले का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य में शामिल होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य में कौन शामिल होता है, तो हमको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर करते हैं। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ना कि याद करने पर बल देता है। दूसरा, मूल्यांकन बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करता है। या अच्छा, 2 इसमें कथन दिए गए थे, उसके बाद हमको कूट दिया गया है। पहला, या केवल एक सही है, या 2 सही है, या 1 2 दोनों सही है, या ना तो 1 और ना तो 2 सही है। तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। मूल्यांकन जो है क्या है, मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया पर बल देना है, ना कि याद करने पर बल देना। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से, 1 2 और 2 और 1 और 2 दोनों दिया है। तो इसमें देखो, मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ना कि याद करने पर, ये बात सही है। ये याद करने को रोक रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करता है, ये भी बात सही। जो मूल्यांकन जो होता है बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो हमारे 1 और 2 दोनों सही। तो जिस ऑप्शन में 1 और 2 दोनों है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों दिया है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसका है ये ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बच्चे का आकलन करने का वह सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा जिसमें बच्चे का आकलन योजनाबद्ध तथा पारदर्शी होता है। योजनाबद्ध भी होता है और पारदर्शी होता है, ऐसा कौन सा आकलन होता है, इसमें आपको छाट के बताना है। तो गृह कार्य होगा, या प्रयोगात्मक कार्य होगा, या पोर्टफोलियो होगा, या आवधिक परीक्षाएं होगी। तो इसमें तीसरा का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा का हमारा बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा जिसमें आकलन योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका और योजनाबद्ध तरीका जो है बच्चों के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो होता है। ये 100% क्वेश्चन में आता है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि ये पोर्टफोलियो जो होता है ना, बच्चों के आकलन में योजनाबद्ध तरीके से जो आकलन किया जाता है, ये बच्चों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो पोर्टफोलियो के माध्यम से ही रखा जाता है। तो इसको 100% याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये हमेशा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो योजनाबद्ध तरीके से सर्वश्रेष्ठ तरीका और योजनाबद्ध तरीका जो बच्चों के आकलन का होता है वो क्या होता है, पोर्टफोलियो के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का 3 सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है यह सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और अधिक दक्ष शिक्षार्थियों, छोटे और कम दक्ष शिक्षार्थियों के आकलन की सबसे उपयोगी विधि क्या हो सकती है। तो इसमें चौथे का हमारा पहला ऑप्शन है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, दूसरा है उच्च नैतिक विकास, तीसरा है गहन प्रतियोगिता और चौथा है समूहों में द्वंद्व। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, इसमें कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और अधिक दक्ष शिक्षार्थी, छोटे और कम दक्ष शिक्षार्थियों के आकलन की सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी। तो सबसे उपयोगी विधि जो होती है हमारी ये उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा होती है। तो ऑप्शन चौथे का पहला सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है, यानी फीडबैक लेती है। तो इस प्रक्रिया में ऑप्शन हमको दिया गया है, फीडबैक के संबंध में हमको आंसर करना है। तो इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है,
या यह क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, अतः ऐसा किया जाना नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। या यह क्रिया शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित कर सकती है। यह चौथा ऑप्शन है, यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण करती है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों में अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है या फीडबैक लेती है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इस क्रिया को रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई संकल्पना, कोई कहानी या कोई कविता है या कोई ईवीएस में ही कोई चैप्टर है, अगर शिक्षिका पढ़ा रही है तो बीच में पढ़ाते पढ़ाते अगर प्रतिपुष्ट फीडबैक बच्चों से 2-4 बच्चों से खड़ा करा के कुछ पूछ ले रही है तो उसको फीडबैक बोला जाता है। तो ये फीडबैक हो या संकल्पना पढ़ाते समय जो अक्सर प्रतिपुष्ट की जाती है, फीडबैक की जाती है, उसको रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। रूपात्मक आकलन दोस्तों, जो क्लास में बच्चों को शिक्षण अधिगम कराते समय कुछ ना कुछ कोई बच्चे को खड़े कराकर 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जो पढ़ाते पढ़ाते जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। तो यही है, संकल्पना पढ़ाते समय अक्सर प्रतिपुष्ट या फीडबैक ले लेती है, उसको रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। तो 5वें का हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद छठवां कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? तो हमारे ऑप्शन है, मुफ्त अंत वाले प्रश्नों को उत्तर देने में, या उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने में, या विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप बताने में, या दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन से हो जाएगा? तो 6वें का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में आकलन है तो विद्यार्थियों की डैश की योग्यता परीक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? जो दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में जो वस्तुएं बालक देखते हैं उनसे बालक जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो उनको व्यवहार में लाना जो है अच्छा होता है। तो हमारा ऑप्शन चौथे का हो जाएगा, हमारा 5वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है जिसमें डैश शामिल होता है। तो इसमें कौन कौन सा शामिल होता है? तो इसमें आप दो ऑप्शन दिए गए हैं, भय रहित और सहयोगी वातावरण, या बी दिया है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 7वें का जो हमेशा होता है ग्रेडिंग और रैंकिंग, निगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों को अलग अलग करके ग्रेड दे करके और रैंक दे करके हम अधिगम नहीं करवाते हैं, तो ये बात हमारी गलत हो गई। और जो ए नंबर है, भय रहित और सहयोगी वातावरण उपलब्ध करवाना रचनात्मक आकलन का तरीका होता है। क्यों? क्योंकि रचनात्मक आकलन क्लास में होता है और उससे बच्चे जो आंसर देने की उनके पास क्षमता आ जाती है और बच्चे अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन मन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है? भय रहित और सहयोगी वातावरण इससे उपलब्ध होता है। तो हमारा 7वें का ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि केवल एक सही है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। यानी पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन किस पर बल देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है अवलोकन कौशलों के आकलन करने में, या दूसरा विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले प्रश्नों का निदान करने में, या तीसरा क्वेश्चन है मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने में, या चौथा ऑप्शन है महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने में। तो हमारे 8वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है? पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, यानी डैश किस पर बल देना चाहिए? तो ये विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में क्या योगात्मक आकलन वाले प्रश्नों पर योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। किस पर? तो पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन को विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर बल देना चाहिए। तो 8वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? यानी रूपात्मक आकलन की मुख्य कौन सी विशेषता है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना।
दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा ऑप्शन इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। उसके बाद यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, या यह अपनी प्रकृति में एक निदान, यह अपने प्रकृति में जो है निदानात्मक है। तो इसमें हमारा 9वें का कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। तो रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता, इसका मुख्य उद्देश्य है यह है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो हमारा ये सही हो जाएगा। कौन सा 9वें का हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है, यानी केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। तो इसमें किसका आकलन हो सकता है, हमको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया भोजन संबंधी आदत से जुड़ी गलत अवधारणाएं, या दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, या तीसरा भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की विद्यार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, या चौथा है भोज्य पदार्थों में वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने की विशेषता की क्षमता का विकास करना। तो हमारा ये बहुविकल्पीय प्रश्न कह रही है। तो भोज्य पदार्थों में वर्गीकृत करके जो पोस्टर बनाएंगे तो बहुविकल्पीय नहीं हो जाएगा, ये प्रयोगात्मक हो जाएगा। और इसमें विश्लेषण कर रही है तो ये थ्योरेटिकल भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बहुविकल्पीय हमको छांटना है। और दूसरा भोज्य अवयवों के महत्व को समझने कि शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर लंबा लेख लिखना या निबंध लिखना, ये भी इसमें निबंध लिखेगा तो ये बहुविकल्पी कहाँ से रह गया। उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करने प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने। जब प्रस्तुत करेगा तो थ्योरी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, या लैंग्वेज के माध्यम से कहानी कथन कविता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, तो ये इसमें भी बहुविकल्पी नहीं रहेगा। तो बहुविकल्पी रह किसमें गया, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं जो है इसके द्वारा हम ये जो शिक्षिका आकलन कर सकती है बहुविकल्पी, केवल बहुविकल्पी की मदद। क्यों, क्योंकि भोजन के बारे में अगर शिक्षिका पूछेगी भोजन प्रदूषित खाना चाहिए, दूषित खाना चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ खाना चाहिए, तो बच्चे यस और नो में आंसर देते हैं। तो ये बहुविकल्पी, ये केवल बहुविकल्पी पूछ रहा है, तो इसमें यस और नो के द्वारा उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 10वें का पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व है। क्या महत्व है, बच्चों के व्यवहार की जांच करना, या बच्चों की सृजनात्मक क्षमता मूल्यांकन का विकास करना, या सृजनात्मकता का मूल्यांकन करना, या तीसरा ऑप्शन है बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच करना, या चौथा उपरोक्त में से सभी। तो इसमें 12वें का देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 11वां है। 11वां क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व। तो इसमें जो महत्व होता है बच्चों के व्यवहार की जांच करना, ये भी होता है प्रयोगात्मक परीक्षण के द्वारा। बच्चों के सृजनात्मक क्षमता मूल्यांकन के द्वारा भी प्रयोगात्मक परीक्षणों के द्वारा मूल्यांकन होता है। इसका महत्व है बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच भी इसके माध्यम से की जा सकती है। तो हमारा उपरोक्त तीनों सही है। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हमारे सही हैं। तो 11वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है रुचि कक्षा 4 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो ये दिया है मौखिक परीक्षा, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है इसमें उपरोक्त लिखी गई तकनीकियों का कौन सा युग्म अधिक सटीक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो कौन सा वस्तुनिष्ठ और सटीक मूल्यांकन दे सकता है, तो इसको हमको बताना है। तो इसमें हम कौन कौन सा है ये, इसमें देखिए मौखिक परीक्षा, गृह कार्य, परियोजना कार्य, मूल्यांकन, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप, इसमें कौन सा सटीक दे सकता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा तीसरा, पहला और यानी ए नंबर और डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। तो इसको देखते हैं ऑप्शन में। इसको हम आंसर पहले इसलिए बता दें दोस्तों क्योंकि आप बार बार आपको इधर उधर करना पड़ेगा। क्या, मौखिक परीक्षा के द्वारा पहला, और हस्तसिद्ध क्रियाकलापों द्वारा मूल्यांकन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो हमारा एक और डी जिसमें ऑप्शन सही होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखिए
ए और डी किस में दिया गया है, ए और डी जो है तीसरे में दिया गया है, तो तीसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के सिद्धांतों की जानकारी का परीक्षण करना, या छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करना, या छात्रों की विज्ञान में रुचि का परीक्षण करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 13वां का ऑप्शन हमारा दूसरा देखिए क्या करें, छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करना हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन जो होता है, क्या उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करना। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम लोग कल ईवीएस पैडागॉजी में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।